नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ब्रिजेश प्रेम गोपीनाथ है सकते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि नक्सल आतंकी माडवी हिडमा किसे अपना आइडल यानी आदर्श मानता है, क्यों मानता है, दोनों में क्या समानता है, क्या अंतर है, दोनों में से कौन ज़्यादा खतरनाक, खूंखार और ज़्यादा शातिर है या था। साथ ही ऑपरेशन कोकून क्या है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कूस मुनिस्वामी वीरप्पन, ये नाम आपने पहले ज़रूर सुना होगा। नई जनरेशन के लोग हो सकता है अनजान हो इस नाम से, लेकिन 2 दशक तक कर्नाटक और तमिलनाडु की पुलिस को चकमा देने वाला वीरप्पन कुख्यात चंदन और हाथी दांत का तस्कर था। जी हाँ दोस्तों, यही वीरप्पन मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर माडवी हिडमा का आदर्श है यानी आइडल है। वीरप्पन से ही हिडमा को प्रेरणा मिलती है। वीरप्पन के ही नक्शे कदम पर चलते हुए हिडमा आज खौफ का दूसरा नाम बन चुका है, ठीक वैसे ही जैसे 80 और 90 के दशक में वीरप्पन बन गया था। वीरप्पन के आतंक की कहानी आपको ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसने बॉलीवुड से लेकर दक्षिण फिल्म इंडस्ट्री तक तमाम फिल्म मेकर्स को आकर्षित किया है। वीरप्पन के ऊपर 6 फिल्में, 1 से ज़्यादा सीरियल, कई वेब सीरीज़ बन चुकी हैं, कुछ पाइपलाइन में हैं। उसकी बायोग्राफी खुद एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने लिखी है। वीरप्पन से जुड़ी कई किताबें भी प्रकाशित हो चुकी हैं, उनकी चर्चा भी हम आगे करेंगे, लेकिन उससे पहले वीरप्पन का बैकग्राउंड जान लीजिए। कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के 6000 स्क्वायर किलोमीटर जंगल का वीरप्पन 36 साल तक बेताज बादशाह रहा। वीरप्पन का जन्म 18 जनवरी 1952 को कर्नाटक के मैसूर जिले में गोपीनाथपुरम गांव में हुआ था। वीरप्पन का बायोडेटा आप पढ़ेंगे तो उसमें 184 हत्याएं, जिनमें से 97 पुलिस वालों की थी। हाथी दांत के लिए 500 हाथियों का शिकार, 16 करोड़ के हाथी दांत और 143 करोड़ की चंदन की लकड़ी की तस्करी का आरोप और 5 करोड़ का इनाम। यह देखकर कोई भी समझ जाएगा कि वीरप्पन की गिनती दुनिया के क्रूरतम अपराधियों में थी, काफ़ी कुछ कोलंबिया के ड्रग माफिया पाब्लो एस्कोबार की तरह। श्रीलंका में सक्रिय एलटीटी प्रमुख प्रभाकरन को अपना आदर्श मानने वाले वीरप्पन को मारने के लिए तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकार ने 100 करोड़ रुपए खर्च किए। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना खूंखार, कितना ड्रेडेड क्रिमिनल था। वीरप्पन की पहचान थी उसकी हैंडल बार मूछें, यानी कि बिल्कुल ऐसी मूछें जो एक ऐसे आपको लगेगा जैसे अपने स्कूटर का हैंडल पकड़ा हुआ है। 1857 की क्रांति के एक हीरो थे कट्टा बोमन, वो भी ऐसे ही मूछें रखते थे और माना जाता है कि वीरप्पन शायद वहीं से प्रेरित था। दोस्तों, वीरप्पन के पिता एक गरीब किसान थे। 3 भाइयों में दूसरे नंबर का वीरप्पन था। 14 साल की उम्र में ही उसके चाचा सेवी गोंदर ने हाथी दांत की तस्करी में उसे अपने साथ मिला लिया, यानी कि चाचा पहले से ही हाथी दांत की तस्करी में संलिप्त थे। वन विभाग के अधिकारियों ने भी उसे हाथी दांत की स्मगलिंग के लिए उकसाया और 17 साल की उम्र में उसने पहली बार एक हाथी को मार दिया। जब एक फॉरेस्ट गार्ड ने उसे पकड़ना चाहा तो उसे भी मार दिया। वन विभाग की टीम उसके पीछे पड़ी तो वो भागकर जंगल चला गया। जल्दी उसने चाचा को पीछे छोड़ अलग गिरोह बना लिया। 70 के दशक में वीरप्पन अपने चाचा से बड़ा हाथी दांत का तस्कर बन गया। सत्यमंगलम जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ वीरप्पन को पकड़ना पुलिस के लिए नामुमकिन था, लेकिन 1986 में जब बंदूक की गोलियां खरीदने बेंगलोर गया तो पुलिस के हत्थे चढ़ गया, लेकिन पहरे पर तैनात पुलिस वालों को रिश्वत देकर फरार हो गया। माना जाता है कि इस दौरान वीरप्पन को पुलिस वालों ने टॉर्चर भी किया था और उसके बाद से वो पुलिस वालों से खासा नाराज़ रहने लगा। हाथी दांत का व्यापार रोकने के लिए कई कड़े अंतर्राष्ट्रीय कानून बनाए गए और कर्नाटक सरकार ने भी उस पर बैन लगा दिया। जंगलों में हाथियों की पोचिंग रोकने के लिए अब पेट्रोलिंग भी बढ़ा दी गई थी, जिससे कि वीरप्पन की कमाई पर ज़बरदस्त असर पड़ा। इसके बाद वीरप्पन ने स्विच ऑन किया और वो
अब चंदन की लकड़ी की तस्करी में शामिल हो गया। इस दौरान वीरप्पन ने खूब पैसा कमाया और पैसा कमाया तो उसे खर्च भी किया, और खर्च किया गरीब गांव वालों पर, मंदिर बनवाने, गरीब लड़कियों की शादी करवाने, इसके अलावा लोगों की समय समय पर ज़रूरत पर मदद करने के लिए उसने खूब पैसे लुटाए। और इसके बदले में गांव वाले उससे जुड़ते चले गए, पुलिस की मुखबरी करते रहे और एक तरह से ढाल का भी काम करते रहे। 1987 में वीरप्पन ने सुर्खियां बटोरी जब उसने सत्यमंगलम डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर चिदम्बरम को अगवा कर उसका कत्ल कर दिया। 1990 में वीरप्पन ने जंगलों में ही मुथुलक्ष्मी से शादी कर ली, जिसके साथ वो काफ़ी समय से कोर्टशिप में था। 1993 में मुथुलक्ष्मी को सरेंडर भी करवा दिया क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। शादी 90 में हुई थी और उस समय भी वो प्रेग्नेंट थी। 93 में मुथुलक्ष्मी को उसने सरेंडर करवा दिया ताकि उसकी बेटियों की जो शिक्षा है, पढ़ाई लिखाई है, वो ठीक से हो सके। तमिलनाडु और कर्नाटक की सरकार के नाक में दम कर चुके वीरप्पन को पकड़ने के लिए आखिरकार दोनों राज्यों ने 1990 में एक जॉइंट स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया, STF का। लेकिन आपस में तालमेल ना होने, जंगल के बारे में ज़्यादा जानकारी ना होने और भाषा की समस्या ने वीरप्पन की राह काफ़ी आसान कर दी। घात लगाकर हमला करने में माहिर वीरप्पन के सामने टिक पाना STF के लिए बहुत मुश्किल था। वो एक राज्य में वारदात करता और दूसरे राज्य में भाग जाता, क्योंकि जो उसका इलाका था वो बॉर्डर एरियाज़ का था जहाँ पर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमाएं मिलती थी, तो उसके आसपास ही वो ज़्यादा सक्रिय था और बचने का उसके लिए एक कह सकते हैं कि बड़ा हथियार था। एक राज्य में वारदात करके आराम से दूसरे में चला जाता था। दोस्तों, जैसा कि अक्सर होता है कि जब एक से ज़्यादा एजेंसीज़ किसी मिशन पर काम करती हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कोऑर्डिनेशन। उसमें डिफरेंसेस भी होते हैं और उसकी वजह से जो ऑपरेशंस हैं वो नाकाम भी होते हैं। ऐसे ही कुछ यहाँ पर भी देखने को मिला कि जो कर्नाटक पुलिस थी उसका कर्नाटक के जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी थे उनके साथ 36 का आंकड़ा हो गया और दोनों एक दूसरे के साथ सहयोग नहीं कर रहे थे। इसका खामियाजा एक तेज़ तर्रार फॉरेस्ट ऑफिसर को बनना पड़ा। दरअसल 90 के दशक की शुरुआत में डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट P. श्रीनिवास ने वीरप्पन की राह का कांटा बनने की कोशिश की। श्रीनिवास ने वीरप्पन के गांव में न केवल एक डिस्पेंसरी बनवा दी, एक स्कूल भी खोल दिया और वीरप्पन की बहन उस डिस्पेंसरी में काम भी करने लगी। श्रीनिवास का प्रभाव उसके गांव पे लगातार बढ़ता जा रहा था। ये बात कर्नाटक की पुलिस को हजम नहीं हुई और उन्होंने एक अफवाह फैला दी कि वीरप्पन की बहन जो डिस्पेंसरी में काम करती थी और जिसका नाम मारी था, उसका और फॉरेस्ट ऑफिसर श्रीनिवास के बीच में अफेयर है। इस बात से मारी काफ़ी आहत हुई और उसने खुदकुशी कर ली। इस बात से वीरप्पन बहुत ज़्यादा नाराज़ हुआ और उसने श्रीनिवास को दोषी ठहराया। 1991 नवंबर की बात है दोस्तों। वीरप्पन ने श्रीनिवास को अपने भाई अर्जुनन की मदद से एक झांसा दिया कि वो आत्मसमर्पण करना चाहता है। इसके लिए श्रीनिवास को उसने चालाकी से झांसा देकर जंगल में बुलाया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। बर्बरता की हद आप देखिए कि उसने श्रीनिवास के दोनों हाथ काटे, उसने उसका गला काट दिया और गला अपने पास उसने ट्रॉफी की तरह रखा। 3 साल बाद श्रीनिवास का सिर जंगलों में मिला। दोस्तों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वीरप्पन कितना खूंखार था और खून बहाने में उसे ज़रा सा भी संकोच नहीं था।
दोस्तों, इस बीच चंदन की तस्करी पर रोक लगाने के लिए सरकार ने एक बार फिर से कड़ाई करनी शुरू कर दी। वैसे भी चंदन के बहुत सारे जंगल वीरप्पन काट चुका था, उसके पास बेचने के लिए बहुत कुछ नहीं था। इसकी वजह से उसकी कमाई पर अब खासा असर पड़ने लगा। अब उसकी भरपाई वो एक्सटॉर्शन और किडनैपिंग के जरिए करने लगा। 1991 में कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के जल बंटवारे को लेकर काफ़ी विवाद हुआ। विवाद ने हिंसात्मक रूप लिया। ऐसे में कर्नाटक और तमिलनाडु की सीमा पर बसे जो तमिलियंस थे वो भारी संख्या में अपना घर छोड़कर भाग गए। पुलिस ने भी उनका साथ नहीं दिया। ऐसे में वीरप्पन ने उनको सुरक्षा दी और एक वक्त उसने एक पुलिस स्टेशन पर धावा बोलकर 5 सोते हुए जवानों को मार दिया। 1992 में कर्नाटक के एक तेज तर्रार एसपी हरि कृष्णा को जिम्मेदारी दी गई कि वो वीरप्पन को पकड़े। उन्होंने अपने सहयोगी इंस्पेक्टर शकील अहमद के साथ वीरप्पन की घेराबंदी शुरू की और काफ़ी दबाव डाला। फरवरी 1992 में शकील अहमद ने वीरप्पन के एक बहुत ही क्लोज एसोसिएट यानी बहुत ही एक करीबी साथी गुरुनाथन को मार गिराया। इससे वीरप्पन बौखला गया। 3 महीने बाद ही वीरप्पन ने कर्नाटक के चामराजनगर ज़िले के रामपुरा पुलिस स्टेशन पर धावा बोल दिया और कई पुलिस वालों को मार गिराया। अगस्त 1992 में वो तलाश में था। हरि कृष्णा से उसने अब बदला लेने की ठान ली थी। अगस्त 1992 में उसने अपने जाल में फंसाकर शकील अहमद और 5 पुलिस वालों को उड़ा दिया। इसके बाद बारी आई एसपी हरि कृष्णा की, जिसे वीरप्पन ने खबर भिजवाई कि हाथी दांत बेचने के लिए वो एक ख़रीदार की तलाश में है। हरि कृष्णा झांसे में आ गए और एक ग्राहक बनकर एक कस्टमर बनकर वो जंगलों में चले गए और वीरप्पन की गोली का निशाना बन गए। दोस्तों, वीरप्पन के बढ़ते जुल्मों से दुखी उस समय के कर्नाटक के मुख्यमंत्री एस बंगारप्पा ने सेना तक लगाने की मांग कर दी केंद्र सरकार से, हालांकि उससे ठुकरा दिया गया। दोस्तों, दूसरी तरफ तमिलनाडु सरकार भी वीरप्पन के कारनामों से लगातार दुखी थी। ऐसे में तमिलनाडु स्पेशल टास्क फोर्स का चीफ गोपाल कृष्णन नाम के एक तेज तर्रार पुलिस अधिकारी को बनाया गया जो रैम्बो के नाम से फेमस थे। गोपाल कृष्णन ने न केवल वीरप्पन की 2 करोड़ मूल्य की अवैध चंदन की लकड़ी पकड़ ली, बल्कि उसके एक करीबी साथी को भी मार गिराया। उसके बाद वीरप्पन के निशाने पर गोपाल कृष्णन थे, यानी कि रैम्बो थे। अप्रैल 1993 में आखिरकार रैम्बो वीरप्पन के जाल में फंस गए। वीरप्पन ने झांसा देकर रैम्बो गोपाल कृष्णन को बुलाया और बारूदी सुरंग से यानी कि लैंड माइन से 2 गाड़ियों को उड़ा दिया, जिसमें 22 पुलिस वाले शहीद हो गए। 1997 में वीरप्पन ने 2 वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर्स को भी अगवा कर लिया। थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, उनको इन्फॉर्मर उसने समझा, हालांकि बाद में रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है, उनसे काफ़ी उसने बातचीत की, अपने बारे में बताया और ये समझाने की भी कोशिश की कि वो गरीबों का रहनुमा है और उसे गलत ढंग से पेंट किया गया है। खैर, 30 जुलाई 2000 को वीरप्पन ने सबसे बड़ा हाथ मारा। कन्नड़ सिनेमा के सुपरस्टार राजकुमार को अगवा कर लिया। वो अपनी एक हाउस वार्मिंग पार्टी में थे, वहाँ पर उसने धावा बोला और राजकुमार को लेकर जंगल में चला गया। और आप ये देखिए कि 2 राज्य की पुलिस हाथ मलती रह गई, घुटनों पर आ गई, लेकिन राजकुमार को ढूंढ नहीं पाई। 109 दिन 109 दिन राजकुमार बंधक की तरह वीरप्पन के पास रहे और इसके विरोध में कर्नाटक के बेंगलोर शहर समेत बहुत सारे शहरों में हिंसा भी हुई, हड़ताल बुलाई गई, बंद बुलाया गया। और वीरप्पन ने मांग क्या रखी दोस्तों? मांग ये रखी कि कावेरी जल विवाद में तमिलनाडु के साथ इंसाफ किया जाए, जेल में बंद कुछ तमिल उग्रवादियों को रिहा किया जाए और कर्नाटक में तमिल को
दूसरी आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए। कर्नाटक सरकार ने तमिलनाडु से मदद मांगी और उसके बाद तमिल मैगजीन नकीरन के संपादक आर गोपाल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई। वो जंगल में गए, मध्यस्थता की, काफ़ी कुछ समझाया वीरप्पन को, लेकिन 106 राउंड की बातचीत के बाद जाकर वीरप्पन को समझ में आया और आखिरकार 109 दिन के बाद 13 नवंबर 2000 को राजकुमार को उसने रिहा कर दिया। ये भी कहा जाता है कि राजकुमार की रिहाई के लिए उसने 10 करोड़ रुपए मांगे, कुछ लोग 50 करोड़ भी कहते हैं। हालांकि राजकुमार की रिहाई के लिए जो टीम बात करने गई थी आर गोपाल के साथ, एक पत्रकार पी शिव सुब्रमण्यम भी थे। शिव सुब्रमण्यम पहले पत्रकार थे जिन्होंने वीरप्पन की तस्वीर खींची थी, वो भी बातचीत करने के लिए गए थे। उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसमें उन्होंने बताया कि वीरप्पन ने राजकुमार को रिहा करने के लिए 15 करोड़ 22 लाख रुपए लिए थे। हालांकि गोपाल ने भी इससे इनकार किया, राजकुमार के परिवार वालों ने भी इनकार किया और कर्नाटक सरकार ने भी इससे इनकार किया। दोस्तों, वीरप्पन का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा था और पानी सिर से ऊपर हो रहा था। ऐसे में जून 2001 में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने एक बहुत ही बहादुर और तेज तर्रार IPS अधिकारी विजय कुमार को STF का चीफ नियुक्त किया और उन्हें वीरप्पन को मारने की जिम्मेदारी दी। विजय कुमार राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उनकी सुरक्षा में लगी SPG के सदस्य थे। अब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में वो जम्मू कश्मीर में भी सर्व कर चुके थे। बाद में वो CRPF के DG भी बने। 1993 में भी विजय कुमार ने वीरप्पन को पकड़ने की कोशिश की थी, हालांकि कामयाबी नहीं मिली थी। वीरप्पन ने इस बीच अगले साल एक बड़ा हमला बोला और कर्नाटक के पूर्व मंत्री नागप्पा को अगवा कर लिया। जब मांगे पूरी नहीं हुई तो नागप्पा की हत्या कर दी। इसके बाद वीरप्पन के खात्मे की तैयारियां तेज़ की गईं। हालांकि जो सुरक्षा बल थे, जो पुलिस थी, वो इस बात को लेकर बहुत हताश रहते थे कि जंगल के अंदर जाकर वीरप्पन को कैसे पकड़ा जाएगा या मारा जाएगा। लेकिन उन्हें हौसला मिला वीरप्पन की कुंडली से। जी हाँ, 2001 में पुलिस को वीरप्पन की कुंडली यानी कि हॉरोस्कोप मिला, जो वल्लवन समुदाय के ज्योतिषियों ने जब वीरप्पन पैदा हुआ था तब बनाई थी। उस कुंडली में वीरप्पन को लेकर जो बातें कही गई थी उसमें बताया गया था कि इस बच्चे की आंखें हमेशा लाल रहेंगी, ये बहुत गुस्से वाला होगा और बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होगा, बहुत ईगोइस्टिक होगा, ये घर से भागकर जंगलों में चला जाएगा और वनवास में रहेगा। अगर इसने 65 साल की उम्र पार कर ली तो 78 साल तक जिएगा, लेकिन ये राजदंड का अधिकारी होगा। तो कुंडली की ये जो आखिरी लाइन थी ना दोस्तों, उसे पुलिस ने पकड़ लिया और उनको कहीं ना कहीं विश्वास हुआ कि अगर राजदंड की बात है, यानी कि सरकार द्वारा सज़ा दिए जाने की बात है, तो ज़रूर वीरप्पन पकड़ा जाएगा और उसको हम सज़ा दे पाएंगे। इसने सुरक्षा बलों का हौसला काफ़ी बढ़ाया और उसके बाद ये उम्मीद भी जगी कि वीरप्पन को पकड़ा जा सकता है। तैयारियां तेज़ की गईं, कोशिश तेज़ हुई और अब ऑपरेशन कोकून कोड नेम से तैयारियां शुरू हुई। 8-9 महीने की प्लानिंग हुई। विजय कुमार ने अपने कई लोगों को वीरप्पन के गिरोह में शामिल करवा दिया। STF को ये समझ आ चुका था कि वीरप्पन को जंगल के अंदर मारना या पकड़ना नामुमकिन है, इसलिए उसे जंगल से बाहर निकालने की तरकीब सोची गई। STF को जानकारी मिली थी कि वीरप्पन की आंखों में दिक्कत है और उसके इलाज के लिए वो दक्षिण आर्कॉट जाने वाला है। इसमें उसकी मदद एक बड़ा बिजनेसमैन कर रहा था। ये बिजनेसमैन जो था उसके रिश्ते श्रीलंका के रेडिकल ग्रुप से भी थे और ये बिजनेसमैन जो था वो वीरप्पन को सूचनाएं देने, खुफिया जानकारियां देने के साथ साथ लॉजिस्टिक्स की सप्लाई भी करता था, मदद करता था।
एसटीएफ ने इसी बिजनेसमैन को पकड़ा और इसी के ज़रिए एक जाल बुना गया। एसटीएफ के बिछाए जाल के मुताबिक धर्मापुरी ज़िले के पपीरा पट्टी गांव में एक एम्बुलेंस को खड़ा किया गया जो वीरप्पन को लेकर उसके आँख के इलाज के लिए जाने वाली थी। इस एम्बुलेंस के ऊपर लिखा गया था SKS हॉस्पिटल सेलम। और जब बुरा वक्त आता है तो आदमी वैसे ही काम भी करता है। हालांकि बहुत तेज़ था वीरप्पन, लेकिन जो सलेम की स्पेलिंग उसमें लिखी थी एम्बुलेंस पे वो गलत थी। लेकिन वीरप्पन वो पढ़ नहीं पाया और उस एम्बुलेंस में सवार हो गया। ये दरअसल पुलिस का वाहन था। एसटीएफ प्रमुख विजय कुमार ने किताब लिखी है वीरप्पन के ऊपर, वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेंड। उसमें उन्होंने बताया है कि उस एम्बुलेंस में एसटीएफ के 2 लोग, इंस्पेक्टर विल्लई दुरई और ड्राइवर सरवनन पहले से ही बैठे हुए थे। वीरप्पन ने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे और पहचान बचाने के लिए उसने अपनी मशहूर हैंडल बार मूँछों को कुतर दिया था, काट दिया था। पहले से तय जगह पर, जहाँ पर पहले से ही एसटीएफ ने तैयारी कर रखी थी, वहाँ पर ड्राइवर सरवनन ने इतनी ज़ोर से ब्रेक मारी कि गाड़ी में जितने लोग बैठे थे सब गिर गए। और उसके बाद ड्राइवर सरवनन गाड़ी छोड़कर तेज़ी से भागा। वैन में बैठे हुए लोगों को पुलिस की तरफ से चेतावनी दी गई और बताया जाता है कि फायर पहले वीरप्पन की तरफ से हुआ। जवाबी एसटीएफ के फायर में, जो कि 338 राउंड फायरिंग हुई, उसमें वीरप्पन और उसके 3 साथी मारे गए। तो 52 साल के उम्र में वीरप्पन का खेल खत्म हो गया। हालांकि नकीरन के संपादक आर गोपाल ने इसे पुलिस की साजिश बताया। उन्होंने ये कहा कि पहले वीरप्पन को पकड़ा गया, उसे टॉर्चर किया गया और उसके बाद उसका इनकाउंटर किया गया। बहरहाल वीरप्पन की मौत की खबर के बाद बहुत सारी जगहों पर खुशी में पटाखे फोड़े गए तो कई जगह पर मातम भी पसरा। इंडिया टुडे में छपे इंटरव्यू के मुताबिक वीरप्पन चाय का शौकीन था, बीड़ी सिगरेट नहीं पीता था, 15 मिनट पूजा भी करता था, गैंग के सभी सदस्यों को बराबरी का दर्जा देता था, लेकिन एक स्ट्रिक्ट कोड ऑफ कंडक्ट भी लागू करता था। और उसमें यह भी था कि उसके सामने कोई शराब नहीं पी सकता था, महिलाओं के साथ बदसलूकी मंजूर नहीं थी, निर्दोष लोगों की हत्या की मनाही थी। लेकिन वीरप्पन के रास्ते में अगर कोई आता तो उसकी सज़ा केवल मौत थी, चाहे वो पुलिस वाले हों, एसटीएफ के जवान हों या फिर पुलिस के लिए मुखबिरी करने वाले गांव वाले हों। दोस्तों, वीरप्पन को पब्लिसिटी का भी खासा शौक़ था। वो अक्सर पत्रकारों को बुलाकर इंटरव्यू भी देता था, फ़ोटो भी खिंचवाता था। एसटीएफ अधिकारियों के मुताबिक वीरप्पन अंधविश्वासी भी था, लेकिन उसमें गज़ब का सिक्स्थ सेंस था। एक बार बताया गया है कि रेड के लिए जाते समय वीरप्पन के कंधे पर पेड़ से एक छिपकली गिर पड़ी। इसको उसने अशुभ संकेत माना, बैड ओमन माना और उसने आगे जाने से अपने को रोक लिया। उसका नतीजा ये हुआ कि वो मारा जाने से बच गया, क्योंकि आगे पुलिस ने लाइट मशीन गन्स के साथ पूरी तैयारी कर रखी थी कि वीरप्पन आएगा और उसको ढेर कर दिया जाएगा। इसी तरह से एक और भी बात सामने आई है कि वो जो पुलिस के मुखबिर होते थे उनको, और अगर वो पहचान नहीं पाता था कि ये मुखबिर हैं या नहीं हैं, तो कौड़ियों से वो डिसाइड करता था कि इसको छोड़ देना है या मार देना है। तो कौड़ियाँ जब वो फेंकता था और अगर ऑड नंबर आ गया तो उस शख्स की जान जाती थी। तो इस तरह की कारगुजारियाँ वीरप्पन की थी। पूर्व डीजीपी गुरु प्रसाद ने काफ़ी रिसर्च के बाद वीरप्पन की बायोग्राफी लिखी है, जिसमें उससे जुड़े तमाम पहलुओं को उन्होंने टच किया है। इसमें दो राय नहीं कि एक तबका ऐसा है जो वीरप्पन को रॉबिन हुड की तरह देखता है, लेकिन उसके पीछे एक वजह ये भी है कि उसका इतना खौफ था, इतना डर था, उस वजह से भी लोग उसका सम्मान और सत्कार करते थे। दोस्तों, अब बात नक्सली
कमांडर हिडमा की करते हैं। तो हिडमा की अगर बात की जाए तो उसकी पहचान तो गुप्त है। वो कैसा दिखता है, कदकाठी कैसी है, पहनावा कैसा है, कोई नहीं जानता। बस एक पुरानी फ़ोटो है, जबकि वीरप्पन खुलकर पत्रकारों से बात करता था, फ़ोटो भी खिंचवाता था। लेकिन जिस तरह से जंगल के चप्पे चप्पे से वीरप्पन वाकिफ़ था, ठीक वैसे ही हिडमा भी छत्तीसगढ़ के जंगलों से वाकिफ़ है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज वीरप्पन के साथ भी रहा और हिडमा के साथ भी है। वीरप्पन जैसा डेयरिंग हिडमा भी है। हिडमा अक्सर दंतेवाड़ा के किस्तराम बाज़ार जाता था और सुरक्षा बलों को उसकी भनक भी नहीं लगती थी, बल्कि उनके सामने से ही निकल जाता था। वीरप्पन जैसे एक राज्य में वारदात करके दूसरे राज्य में भाग जाया करता था, वैसे ही कुछ हिडमा भी करता है, क्योंकि उसका भी इलाका जहाँ पर वो सक्रिय है वो बॉर्डर इलाका है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। वहाँ पर उसको ये एडवांटेज हो जाता है। गांव वालों और आदिवासियों को मदद के साथ साथ आतंकित कर वीरप्पन ने जिस तरह से उनका सपोर्ट हासिल किया था, वैसे ही कुछ हिडमा भी करता है। गांव वाले न केवल सॉलिड सूचना तंत्र होते हैं, बल्कि एक ढाल का भी काम करते हैं। तो वीरप्पन की तरह हिडमा भी उनका इस्तेमाल करता है। वीरप्पन की अपनी अलग हुकूमत थी, लेकिन अगर हिडमा की बात की जाए तो वो माओवादी गुट का कमांडर है, जिसमें उसके ऊपर भी कई लीडर्स हैं। वीरप्पन की तरह हिडमा की रणनीति भी बिल्कुल चाक चौबंद होती है, उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती है। वीरप्पन की तरह ही एम्बुश यानी घात लगाकर हमला करने में हिडमा भी माहिर है। हिडमा 16 साल में नक्सली बना, तो 17 साल में वीरप्पन ने पहली हत्या की, पहले हाथी का शिकार किया। हालांकि उससे पहले से ही वो करीब 10 साल की उम्र से ही वो अपने चाचा के साथ हाथी दांत की तस्करी में लग चुका था। बारूदी सुरंग यानी लैंडमाइन बिछाने की ट्रेनिंग हिडमा के आदमियों को भी और वीरप्पन के आदमियों को भी LTT ईस्ट के गुरिल्लों से ही मिली थी। लेकिन एक बात है कि हिडमा वीरप्पन की तरह मासूम जानवरों का शिकार नहीं करता। वीरप्पन ने बेकसूर 500 हाथियों का शिकार उनके दांत के लिए कर दिया था। ये क्रूरता की पराकाष्ठा है। हिडमा कम से कम ऐसा नहीं करता। पैसा कमाने के लिए एक्सटॉर्शन एक हथियार था वीरप्पन के पास, तो वो उसका इस्तेमाल हिडमा भी करता है। वीरप्पन की कमाई अगर हाथी दांत, चंदन की लकड़ी की तस्करी, एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग से होती थी, तो हिडमा भी काफ़ी कुछ माइन से, ड्रग्स से ये कमाई करता है। अपने नक्सली टैक्सेस से कमाई होती है, बाहर से भी फंड्स आते हैं। वीरप्पन की गलतियों से हिडमा को सबक मिला है, क्योंकि फॉलो करता रहा है, उससे प्रेरित है, तो उसके बारे में जानकारियाँ भी हैं हिडमा को, और इसलिए हिडमा को पकड़ना अब और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। वीरप्पन में गज़ब का कॉन्फिडेंस था दोस्तों। 1993 में इंडिया टुडे को उसने जो एक इंटरव्यू दिया था, उसमें उसने कहा था कि अगर पुलिस उसको ढूंढती हुई आएगी तो उसको केवल गोलियां और मौत मिलेगी, वीरप्पन नहीं मिलेगा। हिडमा इतनी खुली चुनौती नहीं देता है, लेकिन समय समय पर जो धमाके वो करता है वो उसके इरादे साफ करते हैं। दोस्तों, वीरप्पन नेता, प्रशासन, पुलिस के खिलाफ अपनी लड़ाई को गरीबों की लड़ाई बताता था, वैसे ही हिडमा भी करता है। पिछड़े आदिवासियों के हक के लिए लड़ाई का दावा करता है। वीरप्पन पर 5 करोड़ का इनाम था, लेकिन हिडमा पर 45 लाख का इनाम है। बंदूक के दम पर अपना मकसद हासिल करना ना वीरप्पन का तरीका सही था और ना ही हिडमा का। आज नहीं तो कल हिडमा का हश्र भी वीरप्पन वाला ही होगा, चाहे वो कितना छुप जाए। दोस्तों, आज वीरप्पन की बड़ी बेटी विद्या वीरप्पन तमिलनाडु बीजेपी यूथ विंग की उपाध्यक्ष है। छोटी बेटी ने इंजीनियरिंग की है, इसका नाम प्रभा है। वीरप्पन की पत्नी मुथुलक्ष्मी सोशल वर्कर है। राजनीति में भी उसने हाथ आजमाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। काफ़ी केसेस भी उसके ऊपर चले। इस देश की महानता है कि यहाँ सबको ग्रो करने का मौका मिलता है, चाहे वो वीरप्पन जैसे बेरहम खूनी का परिवार ही क्यों ना हो। दोस्तों, ये थी
वीरप्पन की आतंकी कहानी। कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।